अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड। आज हम लोगों ने हमारे फेवरेट गेस्ट मिस्टर इफ्तिखार अहमद को बुलाया हुआ है। इफ्तिखार साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का फजल करम दुआएं। आप सुनाएं कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, हम लोग भी सारे तो बहुत अब अच्छे आप हैं। इसको दोबारा शुरू करने लगे हैं। ट्राई एंड ट्राई अगेन वो कहते हैं, इफ़ यू फेल ट्राई अगेन वाली बात है। तो इंशाल्लाह हम लोग जब तक ये ऊपर तक नहीं जाता है, हम लोग लगे रहेंगे इसके ऊपर नहीं, इंशाल्लाह पूरे डिलीजेंस के साथ। फेल पास का तो कोई मामला नहीं है, मुझे भी पता है कि आपकी क्या मजबूरियां थी, क्यों रोका, लेकिन अब इसको आप आगे लेके चलें अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरा ख्याल है कि ये लाजमी आगे जानी चाहिए और लोगों को पता चलना चाहिए कि पाकिस्तान के मसले क्या हैं और उन मसलों में हम किस तरह गिरफ्तार हैं। इंशाल्लाह हम लोग अपनी पूरी ड्यूटी इस मामले में करेंगे कि मेक श्योर करें सारे इश्यूज़ को सामने लेकर आ सकें और लोगों की जितनी अपनी तरफ से हेल्प कर सकते हैं करें। मुझे पता है आज मैंने आपको बेनिफिशरीज ऑफ पाकिस्तान के मिलिट्री वाले एस्पेक्ट को डिस्कस करने के लिए बुलाया था, बिकॉज आई एम श्योर अ लॉट ऑफ आवर फैंस आर वेटिंग एंक्शसली उस पार्ट के लिए। मगर रास्ते में स्मॉग की सिचुएशन जब मैंने देखी तो आई फेल्ट ये एक बंदा जिसके पास भी पाकिस्तान में जो रह रहा है, जिसके पास भी एक प्लेटफॉर्म है जिस पे वो जितने भी लोगों को रीच कर सकता है, कम से कम उन लोगों को बता सके कि क्या सिचुएशन हो रही है और कितना जो है ये बुरा जो है स्मॉग की वजह से पूरे पाकिस्तान का हाल हुआ हुआ है। तो अगर आप मुझे इजाज़त देते हैं तो मैं आज थोड़ी सी इसके ऊपर पहले डिस्कशन करना ये चाहूँगा। बिल्कुल ठीक है। लोगों ने कहना है कि जब भी आप सियासतदानों पे तो आपने कर ली, उसके बाद आपने फ़ौज पे करनी है, तो अब आप कभी इधर चले जाते हैं, कभी उधर चले जाते हैं। तो अगली मरतबा आप फ़ौज से शुरू कर लें। आज आपको ये करंट सिचुएशन जो बनी हुई है, इस पे ही सब लोग बात कर रहे हैं, तो आप भी कर लें। ठीक हो गया ये। हम लोग इस पे स्मॉग पे स्टार्ट करते हैं। असल में जब हम स्मॉग की बात करते हैं, मैं भी रिसेंटली 3-4 दिन पहले ट्रैवल कर रहा था, M2 पे ट्रैवल कर रहा था। तो मैंने देखा कि जब आप लाहौर की तरफ से निकलते हैं तो आपको होता है कि यार शायद सिर्फ लाहौर कवर्ड है, मगर फिर आप लाहौर से आगे जाते हैं शेखुपुरा तक, फिर आप गुजरावाला, आप ये सारी चीज़ें क्रॉस करते जाते हैं, आप भेरे तक पहुंच जाते हैं। और वहाँ तक मैंने ये देखा कि स्मॉग की सिचुएशन इतनी ख़राब थी कि आपकी विजिबिलिटी जो है ना वो 1 किलोमीटर भी मेरे ख्याल से मुश्किल से थी। और मोटरवे जिस पे इतनी हाई स्पीड कार्स होती हैं, 120 किलोमीटर पर आवर जा रहे होते हैं, उस पे जब आपकी विजिबिलिटी इतनी कम हो जाती है तो वो कितनी डेंजरस सिचुएशन बन जाती है। तो ये सिर्फ इशू जो है लाहौर का नहीं, पूरे पाकिस्तान का इशू बनता जा रहा है ये। और माशाल्लाह से पाकिस्तान ने रिकॉर्ड भी जितने पुराने कायम हुए हुए थे सारे तोड़ दिए हमें। और हम लोग आज के दिन माशाल्लाह से 2400 AQI पे हम लोग पहुंच गए हैं, जो कि कल का रिकॉर्ड भी तोड़ चुका था। थर्सडे है आज, थर्सडे 14 नवंबर को हम लोगों ने 2400 भी क्रॉस कर लिया है। इतनी बुरी सूरत हाल है जस्ट लाहौर में। लाहौर के अलावा अगर लोग ये कहेंगे कि सिर्फ पंजाब में ही हो रहा है, तो इट्स नॉट जस्ट पंजाब। KP के पेशावर में भी 1900 टच किया है, मुल्तान के अंदर भी कर रहा है। बेसिकली इट्स नॉट जस्ट लाहौर या पंजाब, इट्स ऑल ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया। तो मैं ज़रा थोड़ी सी आपको स्मॉग की इंट्रोडक्शन सारे व्यूअर्स को दे दूँ। स्मॉग बेसिकली होती है एक मिक्सचर ऑफ वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जब मिक्स होते हैं सूरज की प्रेजेंस में, तो वो एक फोटोकेमिकल स्मॉग बनाते हैं। केमिकल्स लाइक नाइट्रोजनस ऑक्साइड्स होती हैं आपकी, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, सल्फर डाइऑक्साइड्स होते हैं, ये इकट्ठे रिएक्ट करके एक ओजोन बना के उसके अंदर मिक्सचर जो है आपका बैठ जाता है। अब टिपिकली हम लोगों ने सारों ने स्कूल में यही पढ़ा है कि हॉट एयर राइजेस एंड कोल्ड एयर सेटल्स डाउन, बट जब वो एक ओजोन फॉर्म हो जाती है तो वो उस ओजोन से स्मॉग का जो मिक्सचर है वो निकल नहीं पाता। उसकी वजह से जो है एक बहुत परसिस्टेंट और रोज़ आने वाली स्मॉग होती है और वो क्लियर नहीं हो पाती, क्योंकि वो एक एयर के अंदर ट्रैप हो जाती है ओजोन लेयर के अंदर। अब करंटली हमारे मुल्क की, स्पेशली पंजाब की, इतनी बुरी हालत हुई हुई है कि गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है कि सारे स्कूल्स, गवर्नमेंट ऑफिसेज, म्यूज़ियम, पार्क्स, बच्चों के स्कूल, सारे बच्चों के स्कूल 17 नवंबर तक बंद किए जाएं। जो कि मुझे आई एम श्योर कि जिस तरह दिन बढ़ते जा रहे हैं स्मॉग की सिचुएशन और बुरी होती जा रही है, मुझे लग रहा है कि ये 17 से इनको आगे करना ही पड़ेगा। तो मेरा ये क्वेश्चन है इफ्तिखार साहब, ये जब 2021 से लेके 2024 तक ट्रेंड अपवर्ड जा रहा है स्मॉग का, तो ये क्यों इतनी नेगेटिव हमारी यहाँ सूरत हाल है? और ये क्यों गवर्नमेंट की गलती है, लोगों की गलती है? हम लोग इसको कैसे टैकल कैसे कर सकते हैं? ये क्या इशू क्यों इतना ज़्यादा सामने आ रहा है हमारे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मैं जब बात करूँगा तो कुछ कड़वी कसीले बातें होंगी, ये मैं आपको बताऊँ। इसके बारे में, इसके असबाब क्या हैं, बेशुमार लोगों ने इसके बारे में अपने अपने वीलॉग में बताया है। इसके ज़िम्मेदार कौन है, बेशुमार लोगों ने बताया है। लेकिन मुझे जो मेरे तजर्बात हैं वो थोड़े से इससे तलख़ हैं। पहले तो आप ये केमिस्ट्री की ज़ुबान में इतनी चीज़ें बता रहे थे, तो मेरा और केमिस्ट्री का तल्लुक़ कुछ
अच्छा नहीं रहा, जिस तरह इंडिया और पाकिस्तान का कभी अच्छा नहीं, रिलेशन अच्छे नहीं बन सके, तो मेरे और केमिस्ट्री के भी कभी अच्छे नहीं बन सके। मैं तो केमिस्ट्री की किताब को एफएससी में, चूँकि केमिस्ट्री मैंने रखी हुई थी, तो मैं सोने के लिए इस्तेमाल करता था कि जब मुझे नींद नहीं आती थी, क्योंकि उर्दू रियाजी मुझे बहुत आती थी, तो जब ये मैंने सोना होता तो मैं केमिस्ट्री की किताब पकड़ता था तो फ़ौरन नींद आ जाती थी। और फिर उसमें जो मेरा हाल हुआ वो भी किसी दिन आपको बता दूंगा। जहाँ तक देखें ये स्मोक का तल्लक है ना, ये आप यूट्यूब पे जाएं तो अनलिमिटेड लोगों ने इसके ऊपर वीलॉग किए हुए हैं, ये हो गया है, वो हो गया है। लेकिन ये सारी बातें ठीक हैं, पार्शली सारी बातें ठीक हैं, लेकिन कंप्लीटली अगर आपने इसको देखना है तो फिर आपको बहुत तल्ख बातें सुननी पड़ेंगी। हम बात सीखते कौम, पूरी कौम हम मुनाफिक हैं, पूरी कौम मुनाफिक है। झूठ इतने झूठी है पाकिस्तानी कौम मेरे समेत, जितना आपको कुर्रा अर्ज पे कोई कौम नहीं मिलेगी, जितनी झूठी हमारी कौम है ना। मैं फॉर एग्जांपल आपको एक बात बताता हूँ कि हमने नाम भी रखा है तो मुनाफिकत पर मबनी रखा है पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब है पाक जगह, तो क्या बाकी नापाक जगह है? यानी पूरी दुनिया में एक जगह है, एक खित्ता अर्ज है जो पाक है और बाकी सारा नापाक है। यानी ये ऐसे ही है कि एक बंदा गले में तख्ती लटका ले कि नेक आदमी, ऐसे ही है ना। बिल्कुल। ये आप जब मुझे बुलाएंगे तो मैं तो रियलिटी बेस ही बात करूंगा, क्योंकि हम हर मामले में हमारे दौरे में आ रहे हैं। हम इंतहा दर्जे के मुनाफिक, झूठे, पता नहीं किस कमाश की ये कौम तो मैं इनको कहता भी नहीं हूँ, हजूम है हम एक। हम अपने अपने हिस्से का काम करने की बजाय हर वक्त हम धक्का लगा के दूसरे के ऊपर डाल रहे होते हैं कि यार ये किसी के ऊपर चला जाए। इसमें दो इसके पोर्शन है, अगर आप देखें। एक आपकी हुकूमत का मामला है, हुकूमत में कौन लोग जाते हैं, वो भी हम में से ही जाते हैं। वो हम में से जो सबसे निकम्मे होते हैं वो हुकूमत में चले जाते हैं। यानी पहले ही हम बात सीखते कौम बहुत ही निकम्मी कौम है, एक थर्ड ग्रेड कौम, और उसके बाद जो हम में से निकम्मे होते हैं वो हुकूमत में चले जाते हैं। उनको कख पता नहीं होता कि क्या जाके करना। आप मेट्रो से देख लेना, ये आपने बेड़ा करके जो लाहौर का किया है, कंक्रीट का जंगलाबाद करके, अगर किसी और मुल्क में ये हो रहा होता, जिस तरह आपने ये ट्रैफिक को, यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपने ख़त्म कर दी और आप एक मेट्रो ले आए, उसके बाद मेट्रो ट्रेन ले आए। अगर किसी और मुल्क में ये जुल्म अजीम उस कौम के ऊपर हुआ होता तो उस बंदे को कभी माफ़ ना किया जाता। पता नहीं उसको वो 10 बार फांसी लगाना पड़ती कि यार ये आपने कर क्या दिया इस मुल्क के, इस कौम के साथ, इस शहर के साथ। पहले तो मैं लाहौर की बात कर रहा हूँ। दिल्ली उसमें आपकी कौम के पैसे जा रहे हैं, यानी सफ़र कोई कर रहा है, ABC कोई सफ़र कर रहा है, उसकी पेमेंट मैं कर रहा हूँ। कभी कहीं किसी जगह पे हुआ ये? आपने एक सड़क में से एक सड़क और निकाल दी, उसके ऊपर आप उसको भी नहीं जाने देते, एम्बुलेंस को भी। एम्बुलेंस नहीं वहाँ पे जा सकती, एम्बुलेंस भी दूसरी लाइन में जाएगी। और वो आपने एक उसमें अंदर एक चला दी, क्योंकि ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट, इनको आप कैश करवाते हैं, उसके बाद आप पैसे उनसे लोगों से वोट लेते हैं। वो मैंने पार्लिमानी निज़ाम का जब मैं कच्चा चट्टा खोल रहा था तो मैंने पूरे का पूरा बताया था कि ये निज़ाम इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया इसने, कर देगा नहीं, कर दिया है। उसी का शाखसाना है आपका। ये सारी चीज़ें आपकी वहीं से फूटती हैं। वो स्मोग पे आ जाएं। स्मोग की जो मोटी मोटी वजूहत हैं उसमें देखें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है आपके मुल्क में, पूरे मुल्क में कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट ढंग की नहीं है। जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं होती तो लोग प्राइवेट ट्रांसपोर्ट रखते हैं। जब प्राइवेट ट्रांसपोर्ट रखते हैं तो आपने अगर गाड़ी में जा रहे हैं 52 लोग या 40 लोग जा रहे हैं, फर्ज कर लें, तो वो एक गाड़ी जा रही है, लेकिन एक गाड़ी में एक ही बंदा जा रहा है। तो इसका मतलब चले 2 बंदे जा रहे हैं, तो इसका मतलब है एक गाड़ी की बजाय आपकी 20 गाड़ियां जा रही हैं। दुनिया का कोई तरक्की याफ्ता मुल्क बन ही नहीं सकता जब तक उसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना हो। आपके मुल्क में पब्लिक ट्रांसपोर्ट नाम चीज़ ही कोई नहीं। मगर यहाँ पे लोग आर्ग्यू करेंगे कि जो मेट्रो का इनिशिएटिव दिया गया, अब इस्लामाबाद में देखें, इस्लामाबाद में अब लाहौर जो है इट्स मोर कॉम्प्लेक्स शहर है, लाहौर के अंदर गलियाँ ज़्यादा हैं, लाहौर में जगह ज़्यादा है। इस्लामाबाद एक एंड टू एंड जो है स्ट्रेट पैरेलल उन्होंने सारे उसके सेक्टर्स बनाए हुए हैं। एंड टू एंड जो है आप पूरे इस्लामाबाद में मेट्रो आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
हाउस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट हाउस से लेके एयरपोर्ट तक भी उन्होंने उसकी इनाग्रेशन कर दी थी। उन्होंने खैर 3-4 साल पहले कर दी थी, अभी वहाँ एयरपोर्ट तक स्टार्ट नहीं की उन्होंने। पीपल वुड आर्ग्यू कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है, तो ये मेट्रो का जो है ये फिरोज़पुर रोड आपकी पूरी कवर कर रहा है, मेट्रो वाला जो सारा आपका स्टेशन है ऑलमोस्ट पूरी कवर कर रहा है। तो आप इसको एट्रीब्यूट नहीं करेंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट उसकी प्रोविज़न प्रोवाइड करने के लिए? किस कॉस्ट पे आ रहा है? आप ज़रा मुझे बताएं कि जिस बंदे के पास एक बंदा, उसके 5 बच्चे हैं, 2 मियाँ बीवी, उनके पास कोई चीज़ नहीं है, वो रोड पे बैठे हुए हैं। वो रोड पे बैठे हुए एक बंदा आता है, तेरे जैसा खुश शक्ल सा यंग लड़का आता है, वो आके कहता है कि अंकल ये लें 50,000 रुपये, तो आप किस पे पहले लगाएंगे? बच्चों को पानी पिलाएंगे, खाना खिलाएंगे, तालीम दिलवाएंगे, मेडिकल फैसिलिटीज़ में लेके जाएंगे, घर बना के देंगे, या उनके लिए बाइक खरीद के ले आएंगे? क्या करेंगे आप? देखिए, मुल्क चलाने का एक तरीका होता है, घर चलाने का भी एक तरीका होता है। मुल्क ऐसे चलते हैं। ये जिस तरह आप लोग चला रहे हैं उसके रिजल्ट भी आप देख लें। बात यह है कि आपने मेट्रो चलानी है भाई, किस कॉस्ट पे? आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बजट तो निकालें पहले कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आपको क्या चीज़ें चाहिए, प्रायोरिटी क्या आपकी। आप कहते हैं बच्चों ने एजुकेशन के लिए जाना, तो आप उनको गाड़ी ले दें। आपकी इनकम हो 5 लाख, 2 लाख रुपए पर मंथ, चलें 2 लाख रुपए पर मंथ आपकी इनकम है, 2 बच्चे हैं आपके बच्चे स्कूल जाएं और वो जाके आप उनको गाड़ी लगवा दें और आप कहें देखें मैंने तो तालीम को प्रायोरिटी दी और ये गाड़ी, और 2 लाख रुपए वहाँ पे लग जाएं, ना उनके दूध के लिए पैसे बचे, ना उनकी वर्दियों के लिए बचे, ना किताबों के लिए बचे। ये क्या पखंडबाजी है जो हमने बनाई हुई है? ये मेट्रो आपका क्या मतलब है? ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए बनाई गई है? ये अपने नाम के लिए बनाई गई है? ये तो 2 नंबर कौम है। हम जैसे, मैं आपको 2 नंबर, हम में से सियासतदान है, हम चूंकि 2 नंबर है तो वो भी 2 नंबर है, वो हमसे भी ज़्यादा है, वो 3 नंबर है कोई आगे जाके। इनकी देखा देखी वहाँ पे, ये नहीं, मैं किसी पार्टी की मैं बात नहीं कर रहा, ये तो सारी पार्टियों ने बनाई है, तरीके इंसाफ ने भी पेशावर में बनाई है। इसी कॉस्ट में, जिस कॉस्ट में आपकी सड़कों के ऊपर मेट्रो चली है, पूरे मुल्क में पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल सकती थी अगर आप इस पे कम से कम एक कमेटी बनाते जिसमें बैनुल अक़वामी जो इसके माहिरीन हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के, वो आते और वो आपको कॉस्ट निकाल के दिखाते कि यार ये इस कॉस्ट में, इतनी प्राइस में, तो आप पूरे मुल्क में पब्लिक ट्रांसपोर्ट चला सकते हैं। आपने क्या किया, ये जो लाहौर में गजूमता से लेके शादरा तक आपने बनाई है, तो बाकी लाहौर क्या गया बाहर में? उसके बाद आपने ट्रेन बना दी है। ट्रेन का जो आपने खाली स्ट्रक्चर खड़ा किया है, उसने लाहौर का पूरे एटमॉस्फेयर का बेड़ा कर करके रख दिया है। कभी सोचा आपने कि आपने किया क्या है? ये आपने लाहौरियों के साथ इतना बड़ा जुल्म किया है जिसका हिसाब इंशाअल्लाह ताला आखिरत में जाके आपको देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो ये गोभी के फूल हैं, बेचारे लोगों को पता ही नहीं है कि क्या करना है और क्या नहीं करना, लेकिन एक दिन तो आएगा ना जब आपने जवाब भी देना है। ये पब्लिक जितना पैसा मेट्रो के ऊपर पूरी पंजाब में या खैबर पख्तूनख्वा में लगा है ना, मैं आपको बताऊं कि इसके ऊपर आप पूरे मुल्क में 2 मरतबा पब्लिक ट्रांसपोर्ट चला सकते थे। आपने कभी गौर ही नहीं किया। आप जाके देखें कभी उनके जो कंट्रीज़ हैं जिन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाई हुई है, कि उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट के कोई एक मसला नहीं है। जब आप एक गाड़ी की बजाय 10 गाड़ियाँ चलाते हैं तो तेल आप इंपोर्ट करते हैं, बिल्कुल डॉलरों में करते हैं। ये इतना बड़ा सर्कल है, डॉलरों में आप तेल इंपोर्ट करके आप यहाँ पे आग लगाते हैं, उसको तेल को नहीं आग लगाते। ये मैं आपको बताऊंगा कि आप आग लगाते हैं। यानी ये हम खुदकुश कौम है, हम खुदकुश कौम है। हर वो काम हम कर रहे हैं जो पाकिस्तान यार जैसे भी बन गया ना, आपको एक मुल्क मिल गया। अब आप 25 करोड़ लोग हैं, 25 करोड़ लोगों को कहीं और जाने का कोई मुल्क आपको नेशनलिटी दे देगा? नहीं जाना ना आपने। तो जब आपने जाना ही नहीं है, आपके पास यही एक मुल्क है, तो इसको बेहतर करने के लिए यार कभी तो कुछ होश के नाखून ले लो। ये आप कर क्या रहे हैं इसके साथ दुनिया की कोई कौम अपने मुल्क के साथ ये नहीं कर रही जो हम कर रहे हैं। पहले तो इसका नाम तब्दील करें। जब तक ये इसका नाम तब्दील नहीं होगा ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि आपने इसका नाम ही गलत रखा है, पाकिस्तान। इसका मतलब पाक जगह। उसके बाद आप आ जाए कि बात तो वहीं पे जाएगी कि जो 9 के 9 अदारे जो मैं बताता हूँ कि इस मुल्क का सत्यानाश जिन्होंने किया हुआ है, वो 9 तबके हैं। मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि ये आप ये स्मोक को लेके बैठे बिल्कुल दुरुस्त है, ये बहुत बड़ा मसला है। 5 लाख लड़कियां लड़के आपको चाहिए, अगर वो पढ़े लिखे, अगर वो आपको मिल जाएं तो आप इस मुल्क, ये 10 साल में ये मुल्क ठीक हो जाएगा।
लेकिन इस तरह ठीक नहीं होगा। ये जो आपकी क़यादत है सियासी जमातें, ये तो बेचारी, इनको तो अपने घर का नहीं पता कि घर घर कैसे चलाना है। अब आ जाए इसकी वजूहत क्या है। नंबर एक, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ना होना। आपके मुल्क में जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं होती तो वो बाइक जो बेड़ा गर्क कर रही है वहाँ का, और आपके मौसम का, और आपके ये क्लाइमेट चेंज वैसे ही हो रहा है, और ऊपर से आपने ये जो बाइक्स का खाता खोला हुआ है कि हर घर में 5 बाइक्स खड़ी हैं। उसके बाद एलीट क्लास की तरफ आ जाए तो वहाँ पे 5 गाड़ियाँ खड़ी हैं। तो ये क्या कर रही हैं वहाँ के साथ? जब ये निकलती हैं तो इनमें क्या जाता है? इनमें डॉलरों को आग लगाते हैं पहले आप, उसके बाद आ जाए पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ कोई तवज्जो नहीं है पूरे मुल्क में। वो सिंध की हुकूमत हो, वो पंजाब की हुकूमत हो, वो केपी की हुकूमत हो, किसी जगह की भी हुकूमत हो, उसके अंदर कोई थाट ही नहीं है, कोई थिंकिंग ही नहीं है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमने इस मुल्क में फंडामेंटल राइट्स में आता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो इस मुल्क में। आपका चल ही नहीं सकता, आपकी कॉस्ट ही बढ़ जाती है। आप एक जॉब पे जाते हैं, अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ज़रिए जाते हैं आपके लगते हैं 50 रुपये अगर लगते हैं। आप अपनी गाड़ी पे जाते हैं आपका लगता है 500 रुपया, या फ़र्ज़ कर लें कि 100 रुपया पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे लगता है, गाड़ी में आपका लगता है 500 रुपया, तो आपको कॉस्ट ही वैरा नहीं करती। आपके मुल्क का पूरे का पूरा निज़ाम इस वजह से ख़राब हो गया है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पे है ही नहीं। कभी आप किसी चीज़ के रक्शे पे पाबंदी लगा देते हैं, कभी आप किसी चीज़ पे पाबंदी लगा देते हैं। ये ऑप्टिक करने से ये मामला नहीं चलेगा, ये रियल प्रॉब्लम को आपको फेस भी करना पड़ेगा और उसका हल भी निकालना पड़ेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जब तक इस मुल्क में नहीं आती उस वक्त तक ये मुल्क अपने पाँव पे खड़ा हो ही नहीं सकता। और ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं आने देंगे, ये मैं आपको बताऊं, वो भी मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि आपकी ब्यूरोक्रेसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं आने देगी। ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जहाँ पे बात हो रही है, इस पे मेरे कुछ क्वेश्चन वगैरह हैं। आपने देखा होगा कभी लंदन की कोई वीडियो आई होगी, उनका रश आवर चल रहा था, उनके पास ट्यूब है, वो अपनी LRT जो ट्रेन चलाते हैं वो चलाते बिजली पे हैं, उसको वो कहते हैं ट्यूब। अब रश आवर जब होता है तो ट्यूब के बाहर जो लोग खड़े होते हैं, मतलब लाइनें लगी होती हैं। आप अमेरिका में देख लें, सबवे स्टेशन पे लाइन, जापान में तो इस हद तक लाइनें लगी होती हैं कि उन्होंने स्पेशल वहाँ पे लोगों की ड्यूटी ऐसी तैनात की हुई है कि वो धक्के मार के लोगों को अंदर फिट कर रहे होते हैं कि बंदे की वहाँ अंदर सांस लेने की जगह नहीं होती। अब ये पूरी दुनिया में जो है यूटिलाइजेशन हो रही है आपकी ट्रांसपोर्ट की। पब्लिक ट्रांसपोर्ट दुनिया बहुत ज़्यादा यूटिलाइज करी है, मगर आपको ये लगता है कि पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट आएगी तो वो जो 1% है, या 1% के अलावा भी जो मिडिल इनकम हाउस होल्ड्स हैं, या जो लोअर मिडिल इनकम भी हैं, जो बिल्कुल लोअर से जो ऊपर हैं, वो लेंगे, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट तक जाएंगे जब उनके पास अपनी मोटरसाइकिलें हों, गाड़ियाँ हों। ये एक अलग सवाल है। मैं आपको बताता हूँ कि 4 चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट की सतह पे उन्होंने नहीं की, ना उन्होंने करनी है, उसकी वजह से उनको किए बगैर मुल्क नहीं चल सकता। मैं आपको बीमारी बता रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि मरीज़ इस पे अमल करेगा आपकी इंस्ट्रक्शन पे, तो ना करे भाई, मरे, वो तो मर ही रहा है, वो तो मर ही रहा है। 50 अरब डॉलर आपका टोटल बजट है। सऊदी अरब का खाली जो डिफेंस का बजट है ना, वो 125 अरब डॉलर है। तो मर तो हम पहले भी रहे हैं। ये 25 करोड़ का मुल्क है जिसका 50 अरब डॉलर का टोटल बजट है। अब आ जाएं कि एक तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है गवर्नमेंट की सतह पे जो उन्होंने नहीं दी, उसके बाद दूसरा दरख्त है। दरख्तों के ऊपर जब तक आपकी कौम का फोकस नहीं आएगा, हमें बुग़्ज़ है दरख्तों से, हमें बुग़्ज़ है दरख्तों से। हमें पता नहीं हम मुसलमान हैं भी कि नहीं। मुझे तो मुसलमान बिल्कुल भी नहीं हम लगते किसी लिहाज से भी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से सवाल किया गया, रसूल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, आयशा अगर आपको टाइम ज़्यादा मिले, मलकुल मौत आपको कुछ टाइम दे दो तो उसमें आप क्या करेंगी? आपने फरमाया मैं दरख्त लगाऊंगी। अच्छा। एक सहराए अरब में बैठी दानश्वर खातून आपको पढ़ा रही है और आपको शर्म नहीं आ रही। हमने दरख्त काट काट के बेड़ा गर्क कर दिया। कंक्रीट का जंगल हमने आबाद करते जा रहे हैं और एक्चुअल जंगल हम काटते जा रहे हैं। आप पूरे लाहौर में देख लें, किसी ज़माने में इसको बागों का शहर कहा जाता था। पूरे पाकिस्तान में फिर लेना, अंग्रेज़ जब गए तो 4.5 के करीब आपका जंगल था, अब आपका 2 पॉइंट के समथिंग के करीब रह गया है। तो ये क्या किया हमने? क्या हम रहने के लिए इस मुल्क को बना रहे हैं? मगर हम रहने के लिए इसको मुल्क को बना ही नहीं रहे। ये दूसरा काम हो गया जो गवर्नमेंट की सतह पे। तीसरा काम आपके सियासतदान। ये सियासतदानों पे आने से पहले अगर हम लोग ये दरख्तों वाली बात करें, बिकॉज ये दरख्तों वाली बात आई फील कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल हमें बुग़्ज़ हो गया करें। अगर आप जितने भी तल्ख सवाल कर सकते हैं वो करें। असल में बात ये है कि हमारी पंजाब तो एक तरफ कर दें, आप लाहौर की पॉपुलेशन देख लें, 1.5 करोड़ बंदा है। 1.5 करोड़ बंदा अगर पंजाब में रह रहा है, उनको घर चाहिए, लाहौर में सॉरी,
उनको जगह चाहिए, घर चाहिए, उनको घर, जगह, इंफ्रास्ट्रक्चर। अब कौन सा ऐसा गांव है जो लाहौर के बाहर होगा थोड़ा सा, वो कहेगा नहीं यार हमारी तरफ रोड ना लाएं? कौन सा ऐसा होगा बंदा वो कहेगा यार मैं दरख्त काटे बगैर ही इसको गुजारा करके? लोगों ने कहीं तो रहना है। आप ये लाहौर की एक एग्जांपल है। अब आप चलते हैं M2 की तरफ। M2 पे आप देखना शुरू करें कि आहिस्ता आहिस्ता जो है हाउसिंग सोसाइटीज़ जिन्होंने बेड़ा गर्क सीधी जो बात है, क्योंकि पाकिस्तान की अनरिवॉर्डिंग जो एंटरप्राइजेज हैं, रियल एस्टेट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट वंस, कि रियल एस्टेट का जो रिवॉर्ड होता है इंडस्ट्री के ऊपर वो बहुत लो है। इंडिविजुअल्स बहुत ऊपर चले जाते हैं, जिनकी सोसाइटी हैं, जो ओनर्स हैं वो बहुत आगे जाते हैं। जो लोग बेसिकली अच्छी इंडस्ट्री जो है पाकिस्तान में नहीं लगा रहे, लोग इंडस्ट्री लगा रहे हैं रियल एस्टेट की। अब रियल एस्टेट जो है बढ़ती जा रही है। आप DHA देखें, आप मुल्तान DHA देखें, वो हज़ारों एकड़ों पे बना हुआ है, और घर उसमें मेरे ख्याल से कुछ 100 एकड़ पे अगर घर हैं तो मेरे ख्याल से 2000-3000 एकड़ ऐसे ही खाली पड़ा हुआ है। उन्होंने सोसाइटी बना दी, दरख्त सारे काट दिए वहाँ पे। अब मुल्तान को आप छोड़ें, हम आते हैं लाहौर की तरफ। इतने लोग रह रहे हैं। आप इस्लामाबाद की तरफ देखें, स्मार्ट सिटी बन रही है, क्या ब्लू सिटी एक उससे आगे बन रही है। ये इतनी बड़ी आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई है रियल एस्टेट की कि वो मोटरवे के ऊपर आ गए हैं। कि इस्लामाबाद से जब आप मोटरवे पे चढ़ते हैं तो चक्री से पहले आपको ये दो सोसाइटीज़ मिलती हैं जिन्होंने हज़ारों एकड़ जो है इन्होंने जो है फ्लैट कर दिया। अब लोगों ने कहीं तो रहना है। अब ये पॉपुलेशन का जो इतना बड़ा इशू है, अब आपको क्या लगता है कि इसे कैसे टैकल करना चाहिए? लोगों को कैसे इतनी कम जगह में हम मैनेज करें कि लोग भी आ जाएं, हरियाली भी आ जाए और इंफ्रास्ट्रक्चर भी पूरा आ जाए? इसको कैसे डील कर सकते हैं? अच्छा, आपने ये जो बात की है ना, इसमें कई सवाल हैं। अब मुझे नहीं पता आपने वो सवाल पूछे हैं या आपने मुझे जवाब दिए। अगर तो आप कहते हैं कि पाकिस्तान को रियल इंडस्ट्री कुछ दे नहीं रही, हम्म, तो इस पे तो अलग से आपका एक पॉडकास्ट बनता है। बिल्कुल। जो अप्रूवल सोसाइटीज़ हैं, हम्म, अप्रूव्ड सोसाइटीज़ जो हैं, वो तो बहुत कुछ दे रही हैं, हम्म, लेकिन वो आटे में नमक के बराबर है। हम्म, वो अप्रूव्ड होने नहीं देते। आपकी ब्यूरोक्रेसी चाहती नहीं है कि कोई अप्रूव्ड सोसाइटी बने। हम्म, दूसरी बात यह है कि आपको मैं ये बता दूं कि ये इंडस्ट्री अब नीचे चली गई है। 20 के बाद मैंने कह दिया था कि अब ये बहुत कम सोसाइटी बनेंगी, हम्म, क्योंकि ये 2 नंबर की मैं बात नहीं कर रहा। एक्चुअल सोसाइटीज़ बहुत कम बनेंगी। DHA की मैं बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो अथॉरिटी है। DHA डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी है। उनके लिए तो रूल्स एंड रेगुलेशन मैटर नहीं करते। उस पर आप अलहदा से एक पॉडकास्ट कर ले। ये रियल इस्टेट को आप छेड़ेंगे, मैं कहता हूँ एक्चुअल जो बंदा रियल इस्टेट का काम करता है, अप्रूव्ड सोसाइटी चलाता है, वो गवर्नमेंट से 1 रुपए का बेनिफिशरी नहीं है, और वो देता है गवर्नमेंट को। मैं चला रहा हूँ, मैं सोसाइटी चला रहा हूँ ना, अच्छा। मुझे पता है कि मेरे साथ आप बैठ के बड़ी एक पूरा इसके ऊपर पॉडकास्ट कर लें कि मैं कुछ नहीं गवर्नमेंट से ले रहा, लेकिन मैं गवर्नमेंट को भी दे रहा हूँ, और 200 बंदे मेरे पास काम करते हैं, उनको मैंने काम भी दिया। ये ब्यूरोक्रेटिक सोच है आपकी कि आप यहाँ पे काम किसी को करने ही नहीं देते, क्योंकि काम करने वाला ब्यूरोक्रेट उसको दुश्मन की नज़र से देखता है कि मैंने बिजनेस नहीं करने देना। पहले दिन से बिजनेसमैनों के खिलाफ है ये मुआशरा। आप लोगों ने किया, उसके मुझसे सियासतदान भी शामिल थे, उसमें यही 9 तबके हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि नीचे बिजनेस कोई खड़ा हो, कोई बिजनेसमैन छोटे लेवल पे बिजनेस खड़ा करे। सो हाउसिंग सोसाइटी जो अप्रूव्ड होती है उसको गवर्नमेंट 1 पैसे का बेनिफिट नहीं देती, उससे टैक्स लेती है। वो लोगों को रोज़गार देता है, वो लोगों को बहुत कुछ देता है। उसकी मद में आप एक दिन पॉडकास्ट कर लें, मैं आपको बता दूंगा। इसके ऊपर भी बड़ा डिटेल मेरे पास पड़ा है कि एग्जैक्टली क्या जो है उनका डिसएडवांटेजेस जो है सोसाइटी वगैरह की हो रहे हैं। मगर जो मेरा मेन जो इस पे से सवाल जो बेसिकली मैं पूछना चाह रहा हूँ वो ये है कि देखें, आप सोसाइटी जब आपने बनानी है, आपने सोसाइटी का इंफ्रास्ट्रक्चर ले करने के लिए आपने सारा एरिया लैंड क्लियर तो करना है। जब आपने सारा एरिया और लैंड क्लियर कर लिया, और पाकिस्तान में मेन बिजनेस है हाउसिंग सोसाइटीज़ का, रियल एस्टेट का, यही बिजनेस है जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं करना, कीमतें ऊपर जाएं। अब जब सारे रियल एस्टेट का कर रहे हैं, जब सारे की कोशिश सोसाइटी बनाने की है, तो वो सारे मिलके ही दरख्त सारे काट रहे हैं ताकि वो प्लॉट्स वगैरह खाली करें, अपनी जो है जाल बिछाएं रोडों का वहाँ पे। तो अगर आप भी उसी के बिजनेस में हैं, आपका भी वही है, तो आप भी फिर अपने आप को रिस्पॉन्सिबल नहीं कह सकते कि जो रोडों का जाल जो है वो जो बिछ रहा है, जो कि हुकूमत बिछा रही है, आप भी फिर वही कर रहे हैं एक अपने छोटे लेवल पे, आप भी इसी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। देखें, जो एक हाउसिंग सोसाइटी बनती है ना, उसमें 7% एरिया पार्क के लिए छोड़ना पड़ता है। उसके बाद सड़कों के साथ दरख्त लगते हैं। आप पहले इसी की बात कर लें, पार्क एवेन्यू जो मैं चला रहा हूँ, यहाँ पे मैं अब तक 2 लाख दरख्त लगा चुका हूँ। 2 लाख दरख्त मैं लगा चुका हूँ। इस पे आप अलग एक पॉडकास्ट कर लेना। अच्छा। इसके अलावा मैं यहाँ पे दरख्त मैंने जो काटे आके वो कुछ 100 से ज़्यादा नहीं थे। मैं 2 लाख दरख्त लगा चुका हूँ। पूरे एशिया का सबसे बड़ा मेवाकी जंगल
मैंने लगाया हुआ है यहाँ पे। अच्छा, एशिया का सबसे बड़ा मेवाकी जंगल। कितने एरिया पे मुश्तमिल है? 96 कनाल पे है टोटल। अच्छा माशाल्लाह। 96 कनाल पे। अच्छा। पूरे एशिया में, बर्रे आज़म एशिया में कितने मुल्क हैं? कितना बड़ा, सबसे बड़ा बर्रे आज़म है ना, फिर सबसे बड़ा कुर्रा अर्ज का सबसे बड़ा बर्रे आज़म है। मैं आपको बता रहा हूँ कि मेवाकी जंगल जो है वो अपना बर्रे आज़म एशिया का सबसे बड़ा मैंने इधर लगाया हुआ है। अच्छा। मैन मेड जंगल, मेवाकी जंगल। आप उसको उसके ऊपर एक पॉडकास्ट कर लें, अच्छा। उसको देख लें। मैं आपकी वसातत से लोगों को भी कहता हूँ कि कोई भी मेरे इस दावे को चैलेंज करना चाहे कि नहीं जनाब ये तो इंडिया में इससे बड़ा लगा हुआ है, कुदरती जंगल की मैं बात नहीं कर रहा, वो तो आप मरी में जाएंगे तो अल्लाह ने लगाया हुआ है। वो गॉड मेड जंगल है, मैन मेड मेवाकी जंगल की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। मेवाकी जंगल और दूसरे जंगल में ये फ़र्क होता है, दूसरे जंगल में कोई 1000 से 1500 दरख्त लगते हैं 1 एकड़ में, इसमें 10,000 लगते हैं। अच्छा। इसमें 10,000 लगते हैं। 2 लाख दरख्त मैंने लगाया हुआ है। इस पे अलहदा मैं बात कर रहा हूँ कि ये बात आप रियल स्टेट की तरफ लेके आएंगे, ये एक अलहदा टॉपिक है, ये पूरे का पूरा। इस पे तो आपको दो तीन पॉडकास्ट इसी पे करनी पड़ेंगी। आप करें, मैं तो चाहता हूँ कि इस पे करें। उसके बाद मैंने हाईकोर्ट में रिट करने गया था कि हर प्लाट में एक दरख्त होना चाहिए। ये तो इसमें मुझे एक मरतबा बुलाया था DHA वालों ने, तो वहाँ पे जो मेरी बहनें बेगमात बैठी थी तो मैंने उनको बताया था कि ये लाहौर का बेड़ा गर्क आपने किया है श्रब्स लगा लगा के। अच्छा। आप दरख्त लगवाएं ना, आप इस ज़मीन के जो दरख्त है वो लगवाएं, ये बोर्ड लगवाएं, किकर लगवाएं, बेरी लगवाएं, टाली लगवाएं, अपना ये बकायन लगवाएं, दरेक लगवाएं, नीम लगवाएं। आप ये क्या लगवा रहे हैं? ये पौधा मैं ऑस्ट्रेलिया से लेके आई हूँ। आप उन आंटियों को कहें ना जो जाके ये कहती है कि मैं ऑस्ट्रेलिया से पौधा लेके आई हूँ, ये तो मैं थाईलैंड से लेके आई हूँ। भाई थाईलैंड का पौधा यहाँ पे कैसे चलेगा? आप वो श्रब्स लेके आते इतने छोटे छोटे, ये साल में एक पत्ता निकालता है, तो वो दे क्या रहा है अभी किसी को? जो एक पत्ता साल में निकालता है वो दे क्या रहा है? आपने जानवर खत्म कर दिए लाहौर में, आपने पूरे लाहौर में जानवर खत्म कर दिए। क्यों खत्म कर दिए? इसलिए कि आपके दरख्तों पे खाने को कुछ नहीं। मैंने यहाँ पे बाग लगवाया है कोई 10 एकड़ में, आप जाके वहाँ पे देखें, यहाँ पे तोता तक आ गया है। ऐसा ऐसा परिंदा, सुबह आप जाए ना, अच्छा। जाके किसी दिन आप कैमरे लेके मेरे साथ सुबह निकलें तो पहले इस सोसाइटी में आप जाके देखें कि जो मैंने बाग लगवाया है, जो मैंने जंगल लगवाया है, वहाँ से कैसे कैसे परिंदों की आवाज़ें आ रही होती हैं। तो आप अपनी आंटियों से बोलें कि वो ये ख़त्म करें। ये जो मामला उन्होंने, ये मैं नॉर्थ अमेरिका से लेके आई थी, भाई नॉर्थ अमेरिका का पौधा इतने किमें चलेगा? ऐसे ये जो ज़मीन, इस ज़मीन के पौधे हैं, उनको बेचारों को आप जगह दें, वो फलें फूलें। आपको पत्तों से नफरत है, आपको हर चीज़ से नफरत है, तो आप भुगते ना। आपने पूरी की पूरी नस्लें बर्बाद करके रख दी हैं। अब ये मुल्क आपके रहने के काबिल ही नहीं आपने छोड़ा, क्योंकि ये इसको जिस जो मिल के जिस तरीके से हम इसको बर्बाद कर रहे हैं, ये मुल्क रहने के काबिल रह गया है। इतना बुरा लगता है यार, इतना अजीब लगता है कि हम अपनी नस्लों के लिए गड्ढे खोद रहे हैं, उनकी बर्बादी कर रहे हैं। आप उनके लिए स्कूल चाहते बने, आप उनके लिए हॉस्पिटल चाहते हैं, तो सांस कहाँ से लेंगे वो? बताएं ज़रा मुझे। सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन के लिए दरख्त चाहिए, तो दरख्त तो आप काट रहे हैं, आप तो लगा ही नहीं रहे। बात सीखते कौम, आप मुझे बताएं ज़रा। ये तो मुसलमान पता नहीं किस किस्म की हमारी यहाँ पाकिस्तान में मोटेलिटी, किस तरह के लोग हैं हम। आप पानी का इतना बेजा इस्तेमाल करते हैं, इतना ज़्यादा पानी का ज़िया करते हैं, हम तो इसी में पकड़े जाएंगे। जाके अपनी मस्जिदों में हाल देखें, अपनी मस्जिदों में जो सफाई का हाल है वो देख लें। जो आपके बाथरूम है, वहाँ पे वजू कर रहा होता बंदा, वो उसका चेहरा नहीं चल रहा होता कि मैं पूरी टैंकी खाली कर दूँ अपने वजू पे। बिल्कुल सही। उसके बाद गवर्नमेंट की ये दरख्तों की बात मैंने, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नंबर 1, नंबर 2 दरख्त, नंबर 3 गैर ज़रूरी दौरे आपकी हुकूमत के, इनको दौरा पड़ता है। ऐसी कहीं मैं दौरे पे जा रहा हूँ, आज तक इन दौरों से कुछ हुआ भी है? भाई वज़ीर आला एक वकूआ हो गया, वहाँ पे वज़ीर आला जा रहा है, तो वज़ीर आला क्या है? वज़ीर आला क्या कोई सरागर सा एजेंसी है कि मैं जा रहा हूँ वहाँ पे, मैंने जाके देखने हैं कि वो जो जाए वारदात के ऊपर जो चीज़ें हैं मैंने उनका मुआयना करना है। किस लिए जाते हैं? ये जो 100 गाड़ी का काफिला लेके जाते हैं, वो 100 गाड़ी में या हेलीकॉप्टर लेके जाते हैं, पूरे इलाके की इंतज़ामिया को मफलूज करके रख देते हैं। वो 5 दिन तक काम नहीं करती कि वज़ीर आला ने आना है। ये इससे कौन हिसाब लेगा? वो तेल जो उसमें होता है, जो पेट्रोल होता है, जो डीजल होता है, वो फ़ज़ा में जो आप गंद फेंक रहे हैं। देखें आप लोग, दुनिया एक कैंप के अंदर है, हम कोई एक दूसरे से हम जुदा नहीं हो सकते। हम जितना ये तेल की बढ़ाते जा रहे हैं, कंजम्पशन बढ़ाते जा रहे हैं, ये किस चक्कर में बढ़ाते जा रहे हैं? उसके बाद ये सियासी सरगर्मियाँ जिनको आप लोग कहते बड़े खुश होते हैं
आवाम बड़ी खुश होती। ये जो रैलियां आप निकालते हैं, ये जो आपके लीडर महबूब लीडर, ये आपके जो महबूब लीडर हैं, ये टीवी पे क्यों नहीं प्रोग्राम दे देते? ये आपको कहते रैलियां निकालो, दौरे, जलसे, उनके ऊपर जो तेल की कंजम्पशन होती है, जो गाड़ियों के काफले होते हैं, जो धूल उठती है, वो इसी फिजा का बेड़ागर कर रही है। और हमने कर दिया है, हमने कर दिया है ना। इसके बाद माजरत के साथ आवाम सारे कह रहे होंगे हाँ नहीं असी सारे ठीक हाँ, साडा कोई कसूर नहीं, ਇਹ सारा कसूर जिन्ना हैगा ना ਇਹ ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦਾ ऐसे ही है ना। बिल्कुल सही है। हालांकि हुक्मरान हम में से ही है, यानी वो साढ़े तो जो सब तो नकम्मा ਹੁੰਦਾ है, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦਾ MPA ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਨਕੰਮਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ MNA ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਨਕੰਮਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਨਕੰਮਾ ਹੁੰਦਾ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਨਕੰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ बन जाता है। सीएम ऑफ पंजाब जो है, सीएम ऑफ पंजाब ने बड़ा एक आला स्टेटमेंट उन्होंने की कि पाकिस्तान और इंडिया जो हैं वो बेशक बॉर्डर उनके सेपरेट है, मगर जो फ़िज़ाई हवाएं होती हैं इनके बॉर्डर नहीं होते, तो हमें इकट्ठे काम करके इसका जो है ख़ात्मा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं इंडिया को ऑफिशियल लेटर लिखूंगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके साथ साथ उन्होंने स्मॉग वॉर रूम आपका बनाया है, उन्होंने एंटी स्मॉग स्क्वाड बनाया जो कि ये फसलों को, इंडस्ट्री जो जितनी भी लगी हुई है उन सारों को मॉनिटर करिए, क्रॉप बर्निंग फसलें ना जलें, और जो इंडस्ट्री है वहाँ से स्मोक जो है उसको मॉनिटर करें। तो आपको लगता है इस तरह की चीज़ों के बावजूद जो है कोई पॉजिटिव इफेक्ट क्यों नहीं आ रहा? नहीं, पॉजिटिव इफेक्ट तो इसके आएंगे, लेकिन उतने ही आएंगे ना जो उन्होंने इंडिया के पंजाब की बात की है, उनके तो चीफ मिनिस्टर ने जवाब दिया उसका। वो कह रहे थे कि हमें ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट अभी तक रिसीव नहीं है पाकिस्तान या कैपिटल की तरफ से। नहीं, उसने कहा है कि एक पंजाब की, पाकिस्तान के पंजाब की एक चीफ मिनिस्टर है। अच्छा। उसने कहा, वो कहती है कि ताड़ा, वो पंजाबी में चूँकि उनकी जबान वो कहती, वो कह रहा है कि वो कहती है कि ताड़ा धुआं इधर आउंदा है। उन्हें कहा इधर दिल्ली वाले बैठे ने, वो कहते ने तुहाड़ा धुआं है, तो उन्हें कहा साडा धुआं घूमता फिरदा है। तो उन्हें कहा आपदा कम कराया करो। अच्छा। उसने अच्छी खासी इनकी क्लास ली है। चीफ मिनिस्टर पंजाब जो उनका है, उन्होंने तो पंजाब के 3 हिस्से कर दिए थे ना, 3 सूबे में, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। बिल्कुल। तो वो जो पंजाब का उनका वज़ीर आला है वो बड़े लाइट मूड में इसकी खबर ले रहा है। ये जो आपकी ये जो फसलों को आग लगाते हैं ये बड़ा गलत है। ये भी देखें इनफरादी सतह पे बिल्कुल हमें शर्म आती है कि हम आग लगा रहे हैं। मैं कहता हूँ हुकूमतनाक है, क्या हमें शर्म आती है कि हम जहाँ मर्जी पकड़े आग और वो एक माचिस पकड़े और आग लगा दें? उसका जो धुआं है, उसके जो जहरीले असरात हैं, जो उसके मुज़र असरात मुआशरे के ऊपर पड़ रहे हैं, क्या हमने कभी सोचें? तो हम क्या हैं लोग, हम ये क्या, यानी हमें ना अल्लाह याद है कि किसी जो पूरे ये लोग घरों में बैठे हुए हैं जिनका हम नुकसान कर रहे हैं, क्या हम सोचते हैं कि उनके ऊपर क्या असर पड़ रहा है? उसके बाद दरख्तों का मैंने आपको बता दिया, ये इनफरादी सतह पे मैं बता रहा हूँ। हुकूमत के काम अपनी जगह पे वो मैंने बता दिए हैं कि हुकूमत क्या है। उसके बाद इनफरादी सतह पे नंबर 1 दरख्त, क्या हुकूमत पकड़ के हमें कान से पकड़ के दरख्त लगवाएगी? मुझे बताएं ज़रा। उसके बाद आ जाए माशाल्लाह गैर ज़रूरी जो आग हम जलाते हैं, ये सर्दियाँ आएंगी ना, तेरे जैसे लड़के वैसे ही वो उसमें डाल के ना आग, उसमें बड़े से किसी वो चीज़ में तो लकड़ियाँ जला के बैठ जाएंगे। बिल्कुल। उनको शर्म आती है कि ये जो इससे धुआं उठ रहा है ये इसी मुआशरे के ऊपर कितने नेगेटिव असरात डाल रहा है। क्या सोचा उन्होंने कभी? वो सारे के सारे इसको बंद क्यों नहीं करते? क्यों नहीं कमरे में जाके बैठते? क्योंकि एलीट क्लास के पास वसाइल होते हैं और उन्होंने वो वसाइल इस मुआशरे को बर्बाद करने में लगाने, मुआशरे की बेहतरी के लिए नहीं लगाने, मुआशरे को बर्बाद करने में लगाने। हम मुसलमान कौम ही माशाल्लाह ऐसी हैं। आप कभी इस पे बात कर लीजिएगा कि पंजाब में, मुत्तहिदा पंजाब में जितने ये अदारे चलते थे ना, आपके ये जो खैराती अदारे जिनको कहते हो या चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन, वो तकरीबन 95% हिंदुओं की थी। 95%। हमें तो ये बताया गया ना बड़े वो पैसे दे पीर होंगे ने, वो पैसा नहीं खर्च करते, असी बड़ी चंगी कौम हाँ, असी टके दी कौम नहीं है। वो सारे उनके थे। गुलाब देवी हॉस्पिटल किनका था? गंगाराम किनका था? ये जो सर गंगाराम जो था, जो आपकी जितनी इमारतें ये उसकी बनी हुई है, और उसने अपना घर दे दिया था एलए कॉलेज के लिए। अच्छा। जब अंग्रेज गवर्नर ने कहा कि हमारे पास जगह नहीं है, तो उसने कहा ये मेरे घर की चाबियाँ ले लें। अच्छा। तो ये मेला राम कौन था? परसराम कौन था? ये लाला लाजपत
राय की सास थी बेचारी, जिसके नाम पे गंगा देवी, ये गुलाब देवी हॉस्पिटल रखा गया। आपका तो आटे में नमक के बराबर नहीं था यहाँ पे रोल कोई। पंजाब को बनाने में, संवारने में माशाल्लाह मुसलमानों का आटे में नमक के बराबर रोल नहीं था। उसके बाद आ जाए ये जो माशाल्लाह का मैंने आपको बताया, उसके बाद आप ज़रा मुझे ये बताएं कि ये जो एलीट क्लास के बच्चे और बच्चियां और आंटियां और अंकल मेरे जैसे, हम ज़रा ना लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, थोड़ी हो रही है, टेंशन हो रही है। ये क्या है लॉन्ग ड्राइव? उस गाड़ी में जो पेट्रोल है वो जल रहा है और उससे जो बुरे असरात मुआशरे के ऊपर पड़ना है, कभी उसने सोचा? ये जो इतनी बड़ी गाड़ियां आपने अलाउ की हुई हैं, बहुत बड़ी बड़ी, यानी एक फॉर एग्जांपल ये जो है क्रूज़र, किसी मुल्क में भी ये नहीं चलनी चाहिए, इसको बैन होना चाहिए। 4 किलोमीटर टोटल वो करती है उसमें अपना एक लीटर में। तो आपने एक फ्यूल को आग लगाई हुई है एक साइड पे, और उसमें एक आध सात बहादुर जो है वो बैठ के ट्रैवल कर रहे हैं। ये भी आपको हुकूमत कहती है कि ये आप किया करो। उसके बाद आप आ जाएं, ये जो सरगर्मियाँ आप करते हैं, मजहबी सरगर्मियाँ, मिलाद पे अल्लाह के नबी ने कहा कि आपने जो असराफ करने वाला है, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि जो असराफ करने वाला वो शैतान का भाई है। अच्छा। जन्नत में वो बंदा जन्नत में कभी दाखिल नहीं होगा जिसमें एक राई के दाने के बराबर भी तकब्बर है। बिल्कुल। तो ये जो जितना हम अपना ये मजहबी सरगर्मियाँ जो कर रहे होते हैं, ये क्या इनका कोई इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक है? ये 10वीं मुहर्रम पे जो हम कर रहे होते हैं 40 दिन तक करते हैं, इनका इस्लाम के साथ ताल्लुक है? ये जो हम मनाते हैं मिलादुल नबी, इसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक है? इससे कितनी गाड़ियाँ बाहर निकालते हैं, कितनी लाइटें हम जलाते हैं, कितनी बिजली का बेजा असराफ हम करते हैं, आपको पता है इसका हिसाब कौन देगा? उसके बाद मैंने सियासी सरगर्मियों की भी बात की ना, ये मजहबी सरगर्मियाँ किस खाते में जाती हैं? और क्या ये लोगों की जिम्मेदारी नहीं है कि वो पूछे कि हम क्या कर रहे हैं? वो मुंडा कुड़ी घर जाके कुरान क्यों नहीं खोल दे? ये अल्लाह के हुक्म की आप हुक्म अदूली कर रहे हैं, अल्लाह के नबी की हुक्म अदूली कर रहे हैं, और उसकी मार आपको पड़ रही है क्योंकि आप अल्लाह के रास्ते पे नहीं चल रहे। तो उसकी वजह से आप नीचे से नीचे जा रहा है आपका मुल्क, क्योंकि आप अल्लाह फितरत के साथ जंग में आप मुलव्वस हैं। जब तक आप फितरत के साथ जंग में मुलव्वस रहेंगे, अल्लाह दे नाल जंग करके तुसी जित जाओगे। तुसी आपदा दीन बना लिया बरसगीर जाके, ਜਿਹੜਾ दीन अरब चो चलिया सी, वो तो दीन किते नजर ही नहीं आता। खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस, क्या मतलब है भाई? खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस, आप कुरान पढ़े जाके, जो भी पढ़ने वाला उसको पता खत्म नबूवत हो चुकी है, अब इसके बाद किसी नबी ने नहीं आना। किसको नहीं पता? सिंपल आप एक आयत पढ़ें, उसकी सूरह अहज़ाब की आपको समझ आ जाएगी। आपको मौलवी पता नहीं कहाँ कहाँ से अल्लाह के वहाँ पे खड़े हज़ारों के मजमे, ये जो रेमंड में मजमा होता है इतना बड़ा, ये क्या है? क्या पर्पज़ क्या है इसका? ये क्या गाड़ियों के बगैर आते हैं, पैदल चल के आते हैं? ये यहाँ पे जो फ़ज़ा का, हवा का, मौसम का, हर चीज़ का बेड़ा गर्क हो रहा है, आप बाहर से पेट्रोल डॉलर दे के लेते हैं और यहाँ पे हम याशियों में लगा रहे हैं। ये टीवी पे क्यों नहीं बैठ के बताते? यूट्यूब चैनल बना लेना अपना एक, उस पर ये सारे बैठ जाएं और बैठ के ये बता दें कि हम आपने क्या करना, क्या करते हैं यहाँ आके इकट्ठे होके। इससे आप पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, ये आवाम कर रही है। मैं आवाम को बता रहा हूँ, नहीं, ये पंजाब सारा कुछ आप देना देना पाई जो कि जनाब हुकूमत ही कम है सारा। ये तो पंजाब हेल्थ कह रही है कि आपकी गाड़ियों की वजह से जो है मेजॉरिटी स्मोक गाड़ी से हो रही है। हाँ, गाड़ी में होता है, गाड़ी में तेल जलता है, जब तेल प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं ना होती वहाँ पे और तेल जलता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनने लग जाती है, जो एक मेजर कंट्रीब्यूटर है स्मोक का। अब लोगों ने अपनी गाड़ियाँ भी ठीक नहीं करानी। माशाल्लाह पाकिस्तान 6th नंबर पे है दी अमाउंट ऑफ मोटरसाइकिल जो हमारे पास हैं। मतलब मोटरसाइकिलों की हमारे पास कोई कमी नहीं है। हमारे पास तकरीबन को 1.5-2 करोड़ मोटरसाइकिलें हमारे मुल्क के अंदर चल रही हैं जो कि सारे कंट्रीब्यूट कर रही हैं। मगर बात वो सारी उधर ही आ जाती है कि जब हमारे पास अच्छी ट्रांसपोर्ट नहीं होगी, एक तो ये हमारे पास फ़िरका है ही जो कि याशी के लिए निकल रहा है, मगर उसकी कितनी की क्वान्टिटी होगी? मेजॉरिटी लोग तो वही हैं जो मजबूर हैं, 2 करोड़ मोटरसाइकिलें चलाने पर मजबूर हैं। ये जो मजहबी इतने बड़े इज्तिमा होते हैं, ये मजबूर होते हैं। क्या करते हैं बैठ के? ये मुझे बताएं ज़रा, कौन सी ऐसी बात है जो आपकी टीवी पे आप बता दें? आप टीवी के ले लें ना, कूक ले लें और आप बैठ जाएं। आप कहें जी रेमंड में एक आलम दीन जो है, आलम दीन तो ये होते नहीं है, पाकिस्तान में कोई आलम दीन नहीं है,
ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि आलम दीन होता है जो असर हाज़र का आलम दीन हो, जिसको फिज़िक्स का भी पता हो, जिसको केमिस्ट्री का भी पता हो, जिसको पूरी दुनिया का पता हो कि दुनिया किधर जा रही है। ये दो दो किताबें पढ़ लेने से आलम दीन नहीं बन जाता। लेकिन ये जो जितने बड़े इज्तिमा हो रहे होते हैं कि ये मजबूरी में हो रहे होते हैं। अब ज़रा आ जाए आप शादियों की तरफ। ये जो शादियों में 2-2 हज़ार बंदा, 3-3 हज़ार बंदा आपने बुलाया होता है, ये मजबूरी में बुलाया होता है। 1-1 हज़ार गाड़ी एक एक शादी में आई होती है, तो मजबूरी में आई होती है। एक दूसरे को जान ही नहीं रहा होता, कोई किसी को नहीं जानता। गाड़ी में एक टंकी भरवाई, भर के आप आ रहे हैं। ये आप मुल्क के साथ जो कर रहे हैं, ये आप खुद को हमला कर रहे हैं मुल्क के ऊपर। ये आप अपने मुल्क की फ़िज़ा के ऊपर खुद को हमला कर रहे हैं। ये आप मुल्क के ऊपर जो इतना बड़ा जुल्म कर रहे हैं, इसका हिसाब आपको देना पड़ेगा। मुझे ये बताएं, उस गरीब आदमी के दिल के ऊपर, वो जो वहाँ पे मुलाजिम काम कर रहे होते हैं, ये जो इनकी बेटियों की शादियाँ हो रही होती हैं या बेटों की, वहाँ पे कुछ लोग काम भी कर रहे होते हैं कि नहीं? बिल्कुल। सैकड़ों की तादाद में वर्कर हैं जो काम कर रहे हैं। बिल्कुल। उनकी भी बहू बेटियाँ बच्चे होते हैं कि नहीं होते? उनके दिलों पे क्या छुड़ियाँ चलती हैं? ये 2-2 लाख के सूट पहन के जो आ जाते हैं, और 15-15 डिशेज होती हैं। जो 15-15 डिशेज होती हैं, ये लाहौरियों के तो खाली खानों ने बेड़ागर कर दिया मुल्क का। ये जो जिस तरह के ये खाने बना रहे होते हैं खाबे, और जिस तरह उसके नीचे आग जल रही होती है, और एनर्जी वेस्टेज जिस तरह हो रही होती है, और ये शादियाँ रात को क्यों करते हैं आप? मतलब क्या है ये? मुझे ज़रा कोई बता दे। आपकी वसातत से मैं पूछ रहा हूँ, कमेंट्स में कोई बता दे, मैं ज़रूर देखूंगा। और मैं ये चाहूँगा कि आपके ऑडियंस जो है ना, वो बताएं मुझे, रात को क्यों शादियाँ करते हैं, दिन को क्यों नहीं करते? कोई काम नहीं इनको होता। ये कहेंगे मसरूफ बड़े होते हैं, कोई काम नहीं इनको होता। 12 बजे सो के उठते हैं। आपका कोई ब्यूरोक्रेट जो 10 बजे से पहले ऑफिस नहीं जाता और जाके काम नहीं करता, जाके गर्लफ्रेंड को मैसेज करना शुरू कर देता है। ये काम के लिए करते हैं। रात तक इनकी होशमारी रहती है, और रात को उठ के जितना बिजली का ज़्या हो रहा है, बिजली की वजह से मौसम ख़राब हो रहा है कि नहीं हो रहा? बिल्कुल। एनर्जी वेस्ट हो रही है कि नहीं हो रही? मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा? कौन कर रहा है? ये जितनी बड़ी बड़ी शादियां, ये हैं क्या? इनकी लॉजिक क्या है, मकसद क्या है, पर्पज़ क्या है, ये है क्या? आपने 2000 बंदे को बुलाया हुआ है, वो क्या क्या कर रहा है वो बंदा आके? बारात एक चीज़ है मनहूस किस्म की, जिसका नाम है बारात। उसमें 500,000 बंदा आता है। क्या लड़की को किडनैप करना है, किसी शहर के ऊपर आपने अटैक करना है, कहीं पे आपने उसको अगवा करके लेके जाना है? भाई किस लिए 500 बंदा जा रहा है? बताएं मुझे, कोई बता दे। ये फौतगी का जो आप अनाउंस करते हो, और वहाँ पे दुआ करने के लिए 2000 बंदा आता है। मुझे ये बताएं कि अगर वो दुआ चूनिया में बैठ के कर दे या जेल में बैठ के कर दे, एक लाहौर में बंदा मर गया है, उसके लिए जेल में बैठ के कोई दुआ कर दे, वो दुआ उसको पहुँच जाएगी कि नहीं पहुँचेगी? मुझे ये कोई मौलवी बता दे। क्योंकि मेरी तो उम्र दीन पढ़ते गुजरी है ना, मुझे तो पता है कि पहुँच जाएगी मेरी उम्र। मुझे ये कोई मौलवी आके मुझे ये बता दे कि दुआ करने के लिए आपको वहाँ उसके घर तक जाके खाबे खाना क्यों ज़रूरी है? वो जो खानों के नीचे जो आग जल रही होती है, एनर्जी का दिन रात हम वेस्ट कर रहे होते हैं। ये मैं लोगों को भी बता रहा हूँ कि आपकी वसातत से, कि ये जो लड़कियां लड़के मुझे सुने, मैं उनको बताऊंगा कि भाई बेटा बेटियों और बेटों एक तंजीम बना लो। खुदा के लिए ये मुल्क नहीं चलेगा, ये इस तरह नहीं चलेगा। आप मिट जाओगे, आपकी दास्तान भी नहीं होगी, आपको कोई सुनने वाला भी नहीं होगा। ये इन चीज़ों पे गौर कर लो, ये चीज़ें आपको लेके बैठ जाएंगी। 15-15 डिशेज वहाँ पे होती हैं। क्या इनके पेट में क्या इनके पेट ही नहीं भरते? यार कितना खाना है आप लोगों ने? वो कैसे बनती हैं डिशेज? मुफ्त बनती हैं। जो ये कपड़ों का ये सिलसिला चल पड़ा है, ये जो बेगमात शादियों पे पहन के जाती हैं, ये कहाँ से बनते हैं? वो कोई मेरे जैसे बंदे को बीवी ने फ़ोन किया, तो उसने कहा कि मुझे सूट चाहिए। तो उसने कहा तेरी तो अलमारी भरी हुई है। उसने कहा मोहल्ले वालों ने सारे देखे हुए हैं। उसने कहा फिर महल्ला बदल लेने हैं ना। उन्होंने कहा सूट बदलने की बजाय महल्ला बदल लेने हैं। क्योंकि जिन्हें हर औरत, ये एलीट क्लास पाकिस्तान की जो है, उसने ये कल्चर पैदा कर दिया, मिडिल क्लास में भी आ गया और नीचे तक शराब कर गया कि ये सूट मैंने फलां शादी में पहना, अब ये मैंने नहीं पहनना। ओ यार किधर जा रहे हो? क्या जवाब दोगे अल्लाह को इसका? असराफ कहा खाओ पियो मगर असराफ मत करो। आप सूरह अराफ में 31 आयत नंबर 31 पढ़ें। आप सूरह बनी इसराइल में जाएं, अल्लाह ताला शैतान का भाई कह रहा है उसको, जो फजूल खर्च आदमी है। आपको एक एक चीज़ का हिसाब देना पड़ेगा। ये बहुत सारे लोग, ये जो एलीट क्लास के हैं, गाड़ियाँ बाहर गर्मी में इनकी स्टार्ट खड़ी होती है, क्योंकि जब आएँ तो मौसूफ को गर्मी ना लग जाए। बिल्कुल।
कौन हिसाब देगा इसका? ये खाली गवर्नमेंट का मसला नहीं है। आपने ये बड़े आराम से आपका एक एंकर उठता है, वो उठ के एक वीलॉग बनाता है, गवर्नमेंट ये करे वो करे। ओ भाई तुसी की करो, तुसी भी तो दसो ना कि ਤੁਹਾਡਾ भी कोई काम है कि नहीं है। मगर इफ्तिखार साहब, अगर आप ये देखें कि जो कल्चर बन चुका है बड़ी शादियों का, जो लोग बड़ी शादी नहीं कर रहे उनका एक सोशल इम्पैक्ट क्या बन जाता है। हमारी जो जिसी तरह रियल इस्टेट एक इंडस्ट्री है, हमारी शादियों की भी इंडस्ट्री इफ़ नॉट द सेम उससे भी बड़ी हो सकती है कि हमारी जितनी सोसाइटीज़ हैं उतनी हमारी जो है मैरिज हॉल हैं, इतनी हमारे पास ये। इस चीज़ से ब्रेक थ्रू करने का क्या तरीका है? एक सोशल जो आपकी एक फेस सेविंग होती है कि लोगों ने बड़ी शादियां करने का, मुझे तो ये वजह ही ये नज़र आती है कि आधे लोग सिर्फ अपनी शक्ल बचाने के लिए या मोहल्ले में को अपने आप को दिखाने के लिए बड़ी शादियां कर रहे हैं। लोगों को कैसे सेंस दी जाए, लोगों को कैसे उठाया जाए कि यार ये आप लोगों के फ़ायदे में नहीं बट आपका नुकसान नहीं हो रहा है। यही बच्चों को आप अपने पैसे दे दो जितने फंक्शन पर लगाए हैं, कम अज़ कम उनका फ्यूचर बेहतर हो सकता है, वो अपनी ज़िंदगी के ऊपर इसको लगा सकें। ये लोगों को कैसे ये बताया जाए, कैसे उनकी नज़र में लाया जाए इस चीज़ को? इसका एक ही तरीका है। मैं जो नई किताबें लिख रहा हूँ उनमें एक किताब समाजी बीमारियाँ मेरी, अच्छा। समाजी बीमारियाँ में ये चैप्टर भी है, ये शादियों का है। इसका एक ही तरीका है कि आपके मुल्क में कौन सी कौम आबाद है? मुसलमान रहते हैं ना। मुसलमान, बिल्कुल आप बराए नाम ही सही है तो मुसलमान ही ना। बिल्कुल। मुसलमान कौन है? जो मुसलमान किसको मानता है? अल्लाह को। अल्लाह को। और अल्लाह का कलाम किस किताब में है? कुरान में। कुरान मजीद। आपके पास एक अल्लाह की दी हुई किताब है। आप जब तक उसको नहीं पढ़ेंगे, जब तक उसके ऊपर अमल नहीं करेंगे, आप तरक्की नहीं कर सकते। उसमें आप जब पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि एक राई के दाने के बराबर भी अगर तकब्बुर हुआ, ऊंट सुई के नाके से गुजर सकता है, लेकिन जिसमें राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर हुआ वो जन्नत में नहीं जाएगा। ये बड़ी गाड़ी में हम क्यों जाते हैं? बड़ा घर हम क्यों बनाते हैं? मोहल्ले में अपना नाम बड़ा बनाने के लिए, बड़ी शादी हम क्यों करते हैं? क्यों करते हैं बड़ी शादी? दिखाने के लिए। इसलिए कि लोग देखें कि मैं बड़ा आदमी हूं। बड़ा आदमी बनने के लिए छोटे आदमी की हमेशा ये आदत होती है कि मैं बड़ा आदमी इन चीज़ों से बन जाऊं। हम बेसिकली पाकिस्तान में रहने वाले छोटे लोग हैं, मेरे समेत हम छोटे लोग हैं। छोटे आदमी की आदत, मैं कपड़े ऐसे ब्रांडेड पहनूं कि मुझे अगले जो मुझे देख रहा बंदा वो कहे ओह क्या बात है जनाब चौर साहब तो कमाल ही, मलक साहब ने तो 5 लाख की जुत्ती पाई सी, खान साहब ने तो जनाब कोई 10 लाख रुपए का कपड़े पाए सी, मियाँ साहब ने तो कोई 15 लाख रुपए का मफरल बनया सी। तो ये हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम अंदर से छोटे हैं। जब बंदा अंदर से छोटा नहीं होता, ये मियाँ साहब, चौधरी साहब, खान साहब, सैयद साहब, ये आपके मुआशरे में जो हल्का बात है ये क्या है? ये भी बड़ा बनने के लिए इनका मतलब एक ही है सबका। तो हम बेसिकली बीमार कौम हैं। हम जब तक अपनी बीमारी का अदराक नहीं करेंगे कि हम एक बीमार कौम हैं, हमें अपनी बीमारी का अदराक करना चाहिए। इस पे जब आप कुरान पढ़ेंगे, कुरान पे अमल करेंगे, तो आप अपने बच्चों को बताएंगे कि बेटा आपने अच्छे काम करने हैं, आपने बचत करनी है, आपने फजूल खर्ची नहीं करनी है, आपने किसी का हक नहीं मारना। मुझे किसी के ईमान से कुछ लेना देना नहीं है, मुझे उसकी ईमानदारी से लेना देना है। वो किसी का हक ना मारे, वो किसी की इज्जत जान माल पे हमला ना करे। हमारे मुल्क में हर बंदा दूसरे की इज्जत जान माल पे हमलावर हो रहा है। तो किधर है वो इस्लाम? क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि हम ना कुरान पढ़ते हैं ना उस पर अमल करते हैं। अगर पढ़ते हैं तो अरबी में पढ़ते हैं। ये अरबी में पढ़ना कुरान पढ़ना, यानी मुझे पता ही नहीं चल रहा कि अल्लाह क्या कह रहा है। अल्लाह के कलाम को मैं इस तरह पढ़ रहा हूँ कि मुझे कोई परवाह नहीं कि अल्लाह क्या कह रहा है। तो इस तरह काम चलेगा? हम तौहीने कुरान मजीद के मुर्तकिब कौम हैं, तौहीने कुरान के मुर्तकिब हैं। ये तौहीन रसालत पे तो रोज़ आप मुकदमे चलाते रहते हो जिसका मज़हब में कोई वजूद ही नहीं है, लेकिन इधर तौहीने कुरान की मुर्तकिब कौम है हम। और अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि इसी कुरान को पकड़ के कौमें ऊपर जाएंगी और इसी को छोड़ के नीचे जाएंगी। इल्म और अखलाक की बुनियाद पे कौमें ऊपर जाएंगी और इल्म और अखलाक की बुनियाद पे नीचे आएंगी। तो आप में इल्म और अखलाक नाम की चीज़ कोई नहीं, तो इसलिए आप नीचे आएंगे। दैट्स ऑल, खत्म। हमारे मुल्क के अंदर बहुत सारे आपको पता है इश्यूज़ वगैरह चल रहे हैं। आपने उनमें से कोई मेरे ख्याल से ऐसा एस्पेक्ट नहीं है, क्योंकि आपकी क्रिटिकल थिंकिंग बहुत है। आप हर एस्पेक्ट को आपने डिस्कस किया, कहाँ पे हम पर्सनल लेवल पे इम्प्रूव कर सकते हैं, कहाँ पे हम लोग पॉलिटिकल लेवल पे इम्प्रूव कर सकते हैं। सारों के अंदर कोई भी कंप्लीट नहीं है, सबके अंदर
कोई जगह होती है जिसमें अपने आप को वो बेहतर कर सकता है, पिछले दिन से बेहतर कर सकता है। और इंशाल्लाह हम सारों को यही बताना चाह रहे हैं कि आप अपनी तरफ से बेहतरी लाना शुरू करें, ईमानदारी लाना शुरू करें, इंशाल्लाह हमारा मुल्क भी तरक्की की तरफ चलेगा। मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। आई वांट टू थैंक यू सो मच, आप आए। और इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट टाइम हम लोग पक्का जो है वो बेनिफिशरीज ऑफ पाकिस्तान के मिलिट्री वाले एस्पेक्ट को डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब तक हम क्रिटिकल एनालिसिस की आपने बात की, क्रिटिकल थिंकिंग हमारे अंदर है ही नहीं, हमारी कौम के अंदर। हम माकूलात नहीं मनकूलात पे चलते हैं बिल्कुल कि फ़लाँ बाबे ने फरमाया। ये हमें अपनी जिन्हों पंजाबी जी कहते हैं ना, अपनी पीढ़ी थले सोटा फेरना पेगा वरना मुल्क नहीं चलेगा। ये मुआशरा तबाह हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। खुदा मैं तो लोगों अगे अपील ही करांगा कि खुदा का वास्ता जो नहीं समझ जाओ। हम देखो ना हो की गया है। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जब भी आप दोबारा याद करेंगे इंशाल्लाह ताला मैं हाजिर हो जाऊंगा इंशाल्लाह। बस ये करवी कसीले ये इसके जो आएंगे ना कमेंट्स आएंगे वो मुझे ज़रूर बताना ठीक हो कि गया, लोग क्या रहे हैं। ठीक हो गया। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ये आज बेसिकली हमने स्मॉग के ऊपर एक इतनी लंबी डिस्कशन की है, उसके अंदर हमने और भी एस्पेक्ट को डिस्कस किया ताकि लोगों को इन्फॉर्मेशन हो कि हर कोई जो है अपना इसके अंदर एडिशन कर सकता है इस सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए। ये हम लोग सिर्फ गवर्नमेंट के ऊपर नहीं छोड़ सकते, सिर्फ हम लोग इंडिया को ब्लेम नहीं कर सकते, हम सारे ही इसके अंदर जो है टू बी ब्लेम्ड हैं। और हम सबको चाहिए कि हम अपना पार्ट करने की कोशिश करें ताकि हम सिचुएशन को बेहतर कर सकें। और जहाँ तक प्रिकॉशनरी मेजर्स की बात आती है, जो लोग एक्स्ट्रा गाड़ियों में निकल रहे हैं वैसे ही कि यार रिंग रोड का चक्कर लगा के आते हैं, उन लोगों को थोड़ा सा रियलाइज़ कराएं। अगर आप खुद हैं उसमें से तो आप खुद रियलाइज़ करें, वरना अपने दोस्तों को बताएं कि यार जो मुल्क की सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है, यार चलो कभी दो महीने 1 महीना इस तरह ना करो, जैसे सिचुएशन बेहतर होगी उसके बाद फिर चलो आप उसको वापस कंटिन्यू कर सकते हो। मगर अभी के लिए जो है इस तरह की चीज़ों को अवॉइड किया जाए। आप लोग बाहर निकलते हैं तो मास्क, एक मास्क नहीं 2 मास्क लेके फिरें, स्पेशली वो लोग जो मोटरसाइकिल पे होते हैं अपने। अब मास्क के साथ आपको पता है ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, बट उसके बावजूद जो है ये एक ऐसी चीज़ है कि आपको अपनी डेली कम्यूट में आप कहीं बाहर निकल के जा रहे हैं, कोई फ्रूट लेने, कोई सब्ज़ी वगैरह लेने, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप मास्क पहन की जगह मास्क पहने, क्योंकि इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। आपकी एयर फिल्टर होकर आती है तो इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। आप लोग काफ़ी हैं इस तरह के लोग जो सुबह, ओल्ड लोग हैं जो सुबह उठते हैं, वॉक पे जाते हैं, बाहर वॉक करते हैं। कोशिश करें, बहुत ज़्यादा कोशिश करें, बल्कि मेरी तरफ से तो यही होगा कि आप अवॉइड करें हर सूरत हाल में बाहर जाना। मगर अगर आपको जाना ही है तो आप कम से कम बाहर जाएं और अपना मास्क ज़रूर पहन के जाएं। और इसकी वजह से आपको इची आइज़ हो सकती हैं, सोर थ्रोट हो सकता है, गला ख़राब हो सकता है, बीमारियां ज़्यादा होती हैं। 30,000 लोग जो हैं CNN के मुताबिक जो हैं इस साल अलोन अफेक्ट हो चुके हुए हैं स्मोक की वजह से, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स को लेके। तो इन चीज़ों का ख्याल करें, अंदर रहें, मुंह से जब भी आप कहीं बाहर से वापस आते हैं मुंह धोएं, पानी से धोएं, आंखों में पानी डालें, आंखें साफ़ करें और मास्क का जो है वो ज़रूर इस्तेमाल करें। ये आज हमारी स्मोक के ऊपर एपिसोड थी और इंशाल्लाह वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।